नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। हर हफ्ते हम किसी विशेष अतिथि के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और किसी बड़े मुद्दे पर उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि चर्चा के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश हम हर हफ्ते करते हैं आपके सामने। और इसी कोशिश के तहत एक विशेष अतिथि के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित है और मसला भारत और भारत के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको समझने का है, क्योंकि 2024 की शुरुआत हो गई और जिस तरह से भारत में राजनीति अब करवट बदल रही है, अलग अलग राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं और अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें लेकर सीधे सीधे जो अलग अलग दल हैं उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और जो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं वो एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, और इसके साथ ही उनका भारत की राजनीति को लेकर एक व्यापक अध्ययन भी है और गहरी समझ भी है। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं चर्चा द ट्रुथ में। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं आत्मजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। आप एक जाना पहचाना चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और भारत में जो कुछ हो रहा है, किसान आंदोलन का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और इस आंदोलन को जो पहचान मिली, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई। और अब जहाँ पर हम खड़े हैं 2024 जनवरी का महीना, और आज ही ये बड़ी घटना हुई है कि कांग्रेस ने जो है अपनी एक स्क्रीनिंग कमेटी, जो अलग अलग 5 स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन शुरुआत में चाहती हूँ सर वहाँ से हो कि क्या जो भारत की राजनीति है वो ऐसी दिख रही है कि ये 2024 में हम पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स देख पा रहे हैं, चाहे मैं सत्ताधारी बीजेपी की बात करूं या फिर जो विपक्ष में बैठा इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसकी बात करूं। तो शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूंगी, फिर एक एक करके भारत की राजनीति से जुड़े जितने भी गंभीर मसले हैं उन पर भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आत्मजीत सर। जी नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया चैनल हैं, तो जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं और जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। जहां तक आपने बात की इकोनॉमी की और पब्लिक पॉलिसी की, तो मैं आपको बता दूं ऑपोजिशन तो हमेशा पब्लिक के साथ ही खड़ी होती है और पब्लिक के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। 2014 से पहले आपने देखा किस तरीके से बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया, करप्शन को मुद्दा बनाया, कोल स्कैम को लेकर 2G 3G स्कैम को मुद्दा बनाया, और सिलेंडर लेके सर पे भी घूमे कि देखिए 500 का सिलेंडर हो गया है, डॉलर जो है 63 रुपए का हो गया है, देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, रुपया गिर गया है। तो इस तरीके की जब वक्त तक बीजेपी पार्टी से आए तो लोगों की कॉर्ड उससे अटैच हुई कि भाई ये तो सही बात कह रहे हैं जी। इसका मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो पब्लिक के फायदे से अलग हो गई है और पब्लिक का जो गुड्स ऑफ पब्लिक उनको नजर नहीं आ रहा है कि पब्लिक का कैसे फायदा हो। तो फिर मोदी जी आए, उन्होंने कहा मैं देश का चौकीदार हूँ, देश को बिकने नहीं दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए जिसमें लोगों उनसे रिझे, उनको वोट इन किया 2014 में। अब 2014 से 2019 का जो सिलसिला है उसमें तमाम घटनाएं हुई, जिसमें आपने देखा डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था जो 7.5-8% पे ग्रो कर रही थी वो सडनली जो है क्रैश डाउन हो गई। आप जानती हैं कि हमारे देश में 6,000 अगर बड़ी कंपनियां हैं तो 6 लाख MSMEs और SMEs भी हैं और 6 करोड़ छोटे उद्योग भी हैं जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो 80% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं। पर डिमोनेटाइजेशन के बाद वो SMEs और MSMEs और माइक्रो यूनिट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो माइक्रो यूनिट्स कई तो बंद हो गए और कई सिक हो गए, क्योंकि जब पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो सिर्फ बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर पाई नोटबंदी, छोटी कंपनियां और मध्यम यूनिट सर्वाइव नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब 2019 में जब ये सरकार री इलेक्शन के लिए आई तो पुलवामा का दे दिया गया कि पुलवामा में 40 हमारे CRPF के जवान शहीद हुए हैं, जिनका बदला हमने बालाकोट में बम दाग के लिया है। तो एक हाइपर बोल कि मोदी जी की सेना है। 2019 में ये सरकार री इलेक्ट हो गई क्योंकि ऑपोजिशन वीक थी और कोई लीडर मोदी जी के स्टेचर पे खड़ा नहीं था उस समय। तो लोगों ने कहा चलिए एक मौका और दीजिए, देखिए हो सकता है नोटबंदी और GST, वन नेशन वन टैक्स लेके आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन CAA की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 2019 से 2024 को भी फायदा हो जाए हम लोगों को। और 2019 से 2024 में
आपने खुद देखा कि जो जीडीपी थी, अगर एवरेज जीडीपी पिछले 10 साल का लें तो हम लोग 5.7 टू 5.8% ग्रोथ रेट पे ही हैं। बीच में 2 साल कोरोना के भी आ गए, राइट। तो उसमें वैक्सीनेशन और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पंगु हो गई और जिसकी वजह से हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नोज डाइव कर गया और प्रोडक्शन यूनिट 70% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे अपनी कैपेसिटी, और अगर कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी लॉसेस होंगे। ये बड़ी कंपनियों की, और छोटी कंपनियां तो, छोटे कारोबार तो बंद ही हो गए। तो अब जब 2024 आ गया है, अब 2024 में क्योंकि इलेक्शन आना है और 2024 में हम बैठे हैं, अगले 3 महीने में इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी है, तो अब बजाय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के, बेरोजगारी पर ध्यान देने के, महंगाई आपने देखा चरम सीमा पे, जो 400 का सिलेंडर था वो 1300 रुपए का हो गया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार खुद ही 500 रुपए में देने के लिए वादा कर रही है जी। किसानों का, जहां तक आपने जिक्र किया, किसानों ने 1.5 साल आंदोलन किया, 13 महीने वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहे और उसमें 750 किसानों की शहादत हुई, और वादे क्या किए गए थे कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, उसको देशव्यापी करेंगे, पराली के मुद्दे पे उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएंगे, और उसमें जो हमारी तरफ से करना है, बेलर मशीन्स लानी है, हैप्पी सीडर मशीन्स लानी है, वो लेके आएंगे। 750 किसानों की शहादत का हम उनको कॉम्पनसेशन और नौकरी उनके परिवार में एक आदमी को देंगे, और जितने भी केसेस किसान आंदोलन के दौरान किसान नेताओं पर है वो वापस ले लेंगे जी। और सरकार ने वादा खिलाफी की और उसमें कोई भी प्रॉमिस जो है आज तक पूरा नहीं हुआ। जो कमेटी बनाई गई एमएसपी पर वो भी निर्कुंज साबित हुई, क्योंकि उन्होंने 24 बंदों की कमेटी बना ली और एसकेएम को कहा था कि हम 5 आदमी अपने रखेंगे, 5 आदमी आपके लेंगे। तो एसकेएम ने कह दिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि भाई हम तो इस कमेटी का पार्ट नहीं हो सकते, इसमें 24 आदमी मेजोरिटी तो आप ही की है, तो हम अगर आ भी जाएंगे तो हम लोग नेगोशिएट कैसे करेंगे, और उसका जो पर्पस है एमएसपी का वो डिफीट हो जाएगा। तो सरकार की वो 24 लोगों की आज तक वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई कि एमएसपी को देशव्यापी कैसे बनाया गया। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में उन्होंने गेहूं का रेट 2700, धान का रेट 3200 रुपए जरूर कर दिया, पर वो सिर्फ स्टेट लेवल पे किया। तो जब स्टेट इलेक्शन जीतना होता है तो यही बीजेपी सेंटर की जो उनकी सरकार है उससे अलग बात करती है, और जब सेंट्रल इलेक्शन आते हैं तो वो देश में हाइपरबोल और मोदी जी की सेना और राम जी की सेना, अब देख ही रहे हैं कि 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठान है राम मंदिर के, तो सारा फोकस उस डायरेक्शन में कर दिया है। जितना भी मीडिया है वो राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठान होना है 22 जनवरी को, वो कैसे कामयाब होगा उस पर लगा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था तो पक्कू है, और जिस तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, आपको याद होगा 1.5 साल लॉकडाउन में इस देश की जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को सिर्फ किसानों ने बचाया था। एग्रीकल्चरल आउटपुट करीब 4.5 से 5% थी, जिसकी वजह से जीडीपी बची हुई थी। आज वही एग्रीकल्चरल ग्रोथ घट के 4% पे आ गई। मैन्युफैक्चरिंग इस देश में मेक इन इंडिया का जो टाइगर था, वो टाइगर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, और 2% से ज्यादा कभी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं हुई। और सर्विस सेक्टर जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इनकम देता था, अर्निंग्स देता था हमारे देश को, आईटीएस सर्विस के द्वारा, उसमें एक ग्रहण लग गया। जो 9.5-10% की हमारी ग्रोथ थी वो घट के अब 7-7.5% पे रह गई है, और आरबीआई का डेटा भी यही कहता है। जी आत्मजी जी, आपने इतने विस्तार से और इतनी स्पष्टता, सहजता के साथ हमें पूरा जो रिवाइंड करके ले गए कि क्या हुआ 2014 के बाद, उसके बाद 2019 के बाद, और आर्थिक तरक्की की बात करने वाली बीजेपी आखिर क्यों अब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर जो है एक माहौल बनाती हुई दिख रही है। लेकिन मैं साथ में, क्योंकि ये भी समझना चाहूँगी कि आपने जिक्र किया कि जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तो यही जो बीजेपी है वो सिलेंडर 450 रुपये का दे देती है, राजस्थान में 450 रुपये में मिलना शुरू हो गया है। और जब बात गेहूं के दामों की आती है, धान के दामों की आती है, तो वहाँ पर 2700 प्रति क्विंटल इस तरह की अनाउंसमेंट भी हो जाती है। लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि क्या कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, और इस कॉन्फिडेंस के लूज़, कमज़ोर होने के पीछे विपक्ष जिस तरह से लगातार लड़ाई कर रहा है, क्या यहाँ पे आप विपक्ष को श्रेय देना चाहेंगे या फिर जनता की अवेयरनेस को, कि क्या बात है कि बीजेपी को प्रदेश के चुनाव में गेहूं प्रति क्विंटल किस भाव से दिया जाए, धान प्रति क्विंटल किस भाव से खरीदा जाए, और सिलेंडर किस कीमत पर दिया जाए, और महिलाओं को जो है वो किस तरह का जो है हम लाडली बहना योजना के तहत है या फिर अलग अलग तरीके से उनको खुश कर सके? क्या क्रेडिट जनता को मिले या फिर विपक्षी दलों को? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें 3-4 पहलू हैं, मैं एक एक करके जवाब दूंगा जी। जो आपने बात की किसको श्रेय दिया जाए, तो मैं इसको कहूंगा सरकार की नाकामी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन अगर कारगर साबित होती तो 3 स्टेटों में इलेक्शन नहीं हारती।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने इतने ब्लंडर्स किए हैं, बीजेपी की सरकार ने मोदी जी के अंडर, कि मोदी सरकार कहना जिसको उचित रहेगा, मोदी सरकार ने जो ब्लंडर किए हैं उसका फायदा ऑपोजिशन को हो गया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं में मध्य प्रदेश में एक तरफ तो लाडली बहना योजना देके उनको 1200 1250 रुपए महीने का अनुदान दिया जाता है, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी जिन पे यौन शोषण का आरोप है, 7 महिलाओं ने दिल्ली में, मैंने खुद वो एफआईआर की कॉपी देखी है और मैं 40 दिन महिलाओं के आंदोलन में भी रहा जंतर मंतर में। 7 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, किस तरीके से वो अपने घरों से निकली और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर निकल के उन्होंने कंप्लेंट करी, ये नहीं सोचा कि आगे हमारा करियर क्या होगा। तो मान लीजिए जब अति हो जाती है एक महिला के साथ, तभी वो थाने जाती है और कंप्लेंट करती है। तो जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो पार्लियामेंट में एमपी बने हुए हैं और कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा दबदबा था, है और रहेगा। और फिर वो अपने बर्थडे पे अपने जिले में एक म्यूजिक कंपटीशन कराते हैं जिसमें स्कूटी और मोटरसाइकिल देने का वादा करते हैं कि मैं एक म्यूजिक कंपटीशन कराऊंगा, जो अच्छा गाना गाएगा उसको स्कूटी मोटरसाइकिल दूंगा। तो इस तरीके के जो व्यवहार है, इस तरीके का बाहुबली जो अप्रोच है, वो इस सरकार को डेंट दे रही है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4 किसानों और एक मीडिया कर्मी की जो हत्या की, उसके बाद भी अजय मिश्रा टेनी उपगृह मंत्री बने हुए हैं। तो ये सरकार की ये दिखाता है कि सरकार कितनी जो है पंगु है, या सरकार जो है कितनी अपंग है कि वो इन लोगों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रही जी। जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं और जो प्रूव हो गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर्स हैं और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उससे भी सरकार जो है अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। इसका मतलब है कि सरकार कमजोर है जी। चाहे आप कुछ भी कह लें। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन की वजह से 450 का सिलेंडर हुआ, या धान का 3100 रुपए का रेट 3200 रुपए का रेट हो गया, या गेहूं का 2700 रुपए का रेट हो गया, तो मैं आपको बता दूं यही वो सरकार है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, जो सॉइल हेल्थ की बात करती है, जो सनफ्लावर ऑयल और सैफलॉवर ऑयल का इंपोर्ट करती है। हमारे देश में 16.5 मिलियन टन खाद्य का तेल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे देश में सरसों पे, सनफ्लावर पे व्यापक एमएसपी नहीं मिलती है कि किसान जो है वो डाइवर्सिफाई कर सके क्रॉप को। आपने देखा कॉटन में जिस तरीके से पिंक बॉल वर्म की प्रॉब्लम आई, उस वजह से कितना नुकसान किसानों को हुआ। आज यही सरकार बड़े बड़े ऐड निकाल के कहती है कि हमने तो 16 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का कॉम्पनसेशन दिलवाया। पर अगर आप ऑन ग्राउंड अगर किसानों से बात करें तो आपको ये पता लगेगा कि मात्र 10% लोगों को भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। 90% लोग जो है कॉम्पनसेशन का फॉर्म भरते रह जाते हैं, और फायदा किनको होता है? उन पूंजीपतियों को होता है जिनसे इंश्योरेंस का पैसा जो सिक्योर करते हैं। कि किसानों की क्या समस्याएं थी, एक जन आंदोलन भी हुआ, जो वायदे हुए उस पर भी एक बड़ी जो है मैं कहूँगी कि निराशा अब कह सकते हैं कि ये बनी हुई है। और ये वो मुद्दे हैं जिन पर अगर वाकई में फोकस किया जाता, वाकई में अगर सरकार गंभीरता दिखाती, तो शायद जिस आर्थिक ताकत की वो बात करती है, जिस रोल में वो जाना चाहती है, इसको और ज़्यादा मजबूती मिली होती। लेकिन इसके बावजूद सरकार का ध्यान कहीं और है, और इसी वजह से उसका खुद का आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता नजर आता है। लेकिन यही आत्मविश्वास मैं समझ नहीं पाती कि विपक्ष में नज़र क्यों नहीं आता। विपक्ष किसानों की इस आवाज़ को आखिर क्यों और मजबूत नहीं बना पाया, या फिर उसको अपने चुनावी एजेंडे में लगातार आगे प्रोजेक्ट करता हुआ भी नहीं दिख पाया? आत्मजीत सर। जी नेहा जी, पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, ये जो सरकार है ये आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो वो ये बताते हैं कि आप सफाई क्यों नहीं रखते, आप खुले में शौच क्यों करते हैं, आप अपने टैक्स टाइम पे क्यों नहीं भरते, आपका देश के प्रति क्या योगदान है, या आपका देश के प्रति क्या आप कर सकते हैं। तो सारा दारोमदार जो है ये सरकार आप पे ही छोड़ देती है कि आप ही का काम है, आप ही को करना है, आप ही को मैनेज करना है। हम तो सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने के लिए और बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने के लिए बैठे हैं, देश को सुरक्षा देने के लिए बैठे हैं, और हमारा रोल नहीं है, इकोनॉमी को आपको ही लेके चलना है, अपनी प्रॉब्लम्स आपको खुद ही सॉल्व करनी है। तो ये सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों से हटती जा रही है, और देश के सारे संसाधनों को, संस्थाओं को वो पूरी बेच चुकी है। देश के एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, कोल फील्ड प्रोजेक्ट हो, आपके पावर प्रोजेक्ट्स हो, देश की अर्थव्यवस्था की जितने भी गरीबों को खाद्यान्न प्रोवाइड करने का भी जो मामला है, वो भी एफसीआई के गोदाम अदानी के हाथ में आज की डेट में।
तो जब रेट बढ़ता है, जब आप कहते हैं कि गेहूं का रेट अब 2700 रुपए क्विंटल मिलेगा, तो सबसे पहले तो वो रेट एफसीआई के गोदामों में पड़ा गेहूं का बढ़ जाता है, तो उसका फायदा किसको होता है? भाई जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा एफसीआई के साथ वही पैसा कमाएगा ना उसमें। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार को चाहिए था कि जब हमारे यहाँ जो हम बोरोइंग नेशन है, आपको पता है कि जब 2014 में ये सरकार आई थी तो हमारा कर्जा 56 लाख करोड़ था। जी। आज हमारा कर्जा 174 लाख करोड़ है और आते आते फरवरी में हमें 30 लाख करोड़ की बोरोइंग और करनी है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हर साल 20 बिलियन डॉलर का फर्क है। तो उस लिहाज से आप सोचें तो 240 बिलियन डॉलर का फर्क हर साल है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो 2 साल का 600 बिलियन डॉलर होगा, यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाया नहीं है, हमारे पास एक बफर पड़ा है जो कभी भी खत्म हो सकता है। ये हमारा कमाया हुआ नहीं है। जैसे चाइना में 17.5 ट्रिलियन का उनका पास फॉरेक्स रिजर्व है, उन्होंने कमाया है वो पैसा, हमने कमाया नहीं है। हमने एक रिजर्व रखा हुआ है एक्सीजेंसी, और अगर मान लीजिए कल को सरकार को कोई आपदा आ जाती है तो वो पैसा कहां से लेके आएगी, तेल कहां से आएगा, जरूरी सामान कहां से आएगा। और दूसरी बात जो आपने ऑपोजिशन की तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑपोजिशन का एक ही मुद्दा है जो सेट नहीं, अभी तक जो सही नहीं बैठ पा रहा है कि ऑपोजिशन मुद्दों को, कौन से मुद्दे को आगे बढ़ाना है। जैसे 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में राफेल का मुद्दा उठाया गया। राफेल का मुद्दा इसलिए उठाया गया कि जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो 108 विमानों का 36,000 करोड़ में खरीदारी होनी थी, और जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने सिर्फ 2 स्क्वाड्रन 36 विमान जो हैं वो 100-104 करोड़ 80-86 करोड़ रुपए में खरीद लिए। तो जब 80,000, जब इतना पैसा सिर्फ 36 विमानों के लिए खरीदा गया और 108 विमान जो है वो उतने ही पैसे में आने थे और 36,000 करोड़ में यहाँ 36 विमान खरीदे गए, तो लोगों ने पूछना शुरू किया भाई ये इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं, तो इसमें कोई प्रोप्राइटरी हुई है, इसमें कोई कमीशन दी गई है। और जिस तरीके से रिलायंस एरोस्पेस को वहां पे मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि नवंबर में ही बनी थी और फरवरी में इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जब राफेल की डील हुई, और ये कहा गया ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये सिक्योर डील है, ये बंद लिफाफे में है, इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। यही चीज पीएम केयर फंड में हुई। जब कोरोना आया और पीएम केयर फंड में सीएसआर के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया, तो सबको लगा कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई के अंडर आता है। जब पूछा गया कि भाई इसमें पैसा कहां खर्च हुआ है तो बता दिया गया ये प्राइवेट फंड है, ये पीएम केयर फंड है, पर ये मोदी जी का फंड है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार ये चीजें छुपाती है। तो 2019 में राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने काफी कोशिश की सरकार को घेरने की, पर वो मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि इसके बाद पुलवामा और बालाकोट हो गया जी। अब 2024 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भूमिका, अब जब राजनीतिक न्याय की भूमिका की माइनॉरिटीज को असाइड कर दिया गया। सोशल जस्टिस के अंतर्गत जो वंचित और दलित समाज के लोग हैं, अगर उनकी जाति जनगणना कराई जाए तो ओबीसी ईबीसी समाज के लोग 60%, 55 से 60% हैं। उनके लिए सरकार ने क्या किया? क्या उनको इस जीडीपी ग्रोथ में, अब जीडीपी जो होती है वो कैलकुलेट होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पहले वक्त में 80% हमारी इकोनॉमी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, असंगठित क्षेत्र की है, और वो 80% इकोनॉमी जो है वो जीडीपी के ग्रोथ रेट के डेटा से मतलब अवेलेबल नहीं की जा सकती। तो वो 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हुआ जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है? उन दलित वंचितों का क्या हुआ जिनको सरकारी नौकरियां मुहैया करानी थी? कितनी यूनिवर्सिटी में कितने दलित प्रोफेसर, टीचर्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, और जो सरकार के सेक्रेटरीज हैं जो पैसे का आवंटन करते हैं उसमें कितने पिछड़े समाज के लोग हैं? तो जब ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया सोशल जस्टिस का, तो उसका सबसे ज्यादा असर बिहार में पड़ा। बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी जो है वो ज्यादा कवायद है, क्योंकि इस समाज के 55 से 60% लोग इन्हीं हिंदी पट्टी से आते हैं। और हिंदी पट्टी में अगर आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश से बने छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ ले तो ये 6 स्टेटों में 192 सीटें होती है, जिसमें 172 सीटें बीजेपी जीतती है, मतलब 90% का सक्सेस रेट है। तो ये जो हिंदी पट्टी बीजेपी इलेक्शन जीतती है, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं जीतती है, राम के मुद्दे पे जीतती है। अब चूंकि राम मंदिर की स्थापना हो गई है, तो अब मुद्दा क्या बनेगा? सोशल जस्टिस मुद्दा बनेगा, या पॉलिटिकल इम्प्रोप्राइटरी जो सूट बूट की सरकार है, अदानी अंबानी के को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कार्यरत है, क्या वो मुद्दा बनेगा? या इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिस तरीके से कहा जाता है लोकतंत्र और संविधान को ताक पे रख के देश के चारों स्तंभ, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, इन चारों स्तंभों को कॉम्प्रोमाइज किया गया है और कई तरीके से एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोदी जी नहीं तो कौन, और मोदी जी इस देश का भविष्य है और 2047 में हम देश की विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं। तो जो लोग मान लेंगे कि विश्व गुरु बन चुके हैं
और तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम 2011 में ही थे। तो पांचवी अर्थव्यवस्था में वापस आने के लिए हमको 12 साल लग गए। तो अगर ऐसे विश्व गुरु चलेंगे तो 2047 या 2087 तक भी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनेंगे, क्योंकि इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, सब वर्ल्ड में सब नेशंस की ग्रो हो रही है। तो हम कहां पीछे रह जाएंगे? क्योंकि अगर जो, जैसे मैंने आपको पहले कहने की कोशिश की, जब जो कैपिटल है वो हमारे देश में डियर है, मतलब एक्सपेंसिव है, इतनी इजीली कैपिटल मिलती नहीं है बैंकों से, और वही बैंकों का पैसा चंद लोगों के पास चला जाएगा और वो गरीब की रोटी छीन लेंगे। मान लीजिए अगर आपको चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या टेक्नोलॉजी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट करने हैं, तब तो इस देश में वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। पर आप उस पैसे का इस्तेमाल आलू, टमाटर, प्याज और सेब, अंगूर बेचने में लगाएंगे, तो फिर आप गरीब की रोटी तो खा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? भाई गरीब का ठेला जाएगा, वो जियो मार्ट में जाके सब्जी खरीदेगा, फ्रूट खरीदेगा। तो इसमें ये बड़े उद्योगपति हैं, ये छोटे बिजनेसमैन, छोटे कारोबारी सह रोजगार को बढ़ावा देने की बजाय वो उनके कंपटीशन में उतर, बच्चों के उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो सस्ते में माल बेच के उनकी दुकानें बंद करवाना चाह रहे हैं। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारत जैसे एक मुल्क में जहां पर अलग अलग धर्मों को एक आज़ादी के साथ जो है एक साथ मिलकर सौहार्द के साथ रहने की आदत है, लेकिन इसी आदत को बदलने की कोशिश में कवायद में लगातार मौजूदा केंद्र सरकार दिखती है। आत्मजीत सर, आपकी बातों से ये समझ में आता है कि ये पहले दिन से ही ये कोशिशें रही है। आपने बार बार जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की बात की है, जिस तरह से अदालतों से भी अडानी को बार बार बड़ी बड़ी राहत, और उसी तरह से महुआ मोइत्रा को बार बार जो है स्पीकर को ना देके जो नोटिस है वो लोकसभा महासचिव को दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है, सब कुछ सिर्फ चंद लोगों तक ही जो है सीमित कर दिया जाएगा, और ऐसे में वो लोग जो वंचित रह जाएंगे उसके लिए बच जाती है विपक्ष, और विपक्ष के पास यहीं से रास्ता निकलना चाहिए। इस तरफ क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस रणनीति पर मौजूदा वक्त में काम करता दिखता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। 2014 से 2019 में मोदी सरकार ने ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की। आपको याद होगा, गाय के नाम पर, गाय सुरक्षा, गौशाला बनाने के नाम पर इन्होंने तमाम यातनाएं की। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम मवेशियों को जो है एक जगह से दूसरी जगह, जिनके पास परमिट है, लाइसेंस है, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमें गाड़ियां रोकी जाती हैं, हमें मारा पीटा जाता है। मोहम्मद अखलाक का केस ले लीजिए, पीलू खान का केस ले लीजिए, जावेद नासिर का केस ले लीजिए। भरतपुर के जो दो लड़के थे जो इधर हरियाणा में आए और वहां पे उनको मोनू मानेसर नाम के आदमी ने, फिर ये गौ संरक्षण कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, जिसमें स्टेट लेवल पे गौ रक्षक टास्क फोर्स बनाई गई। और उस टास्क फोर्स का काम क्या था? बंदूकें लेके, भाले लेके, त्रिशूल लेके वो गाड़ियों में रात भर घूमती थी और पैसे की उगाही करती थी, और जिनसे पैसे की उगाही नहीं होती थी उनको मारती पीटती थी। तो इस तरीके से जब पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण आप करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, और खासकर एक समुदाय के लोगों को उन्होंने ऐसा धमकाया और किया कि उनकी आवाज ही बंद कर दी, कि ना उनके वोट पड़े, ना कोई उनसे वोट मांगने जाए, और ना वो मेन स्ट्रीम में दिखाई दें। तो 2014 से 19 में उन्होंने पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का काम किया, और 2019 से 2024 डेवलपमेंट मॉडल की हम डेवलप हो रहे हैं। हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 5वीं हम बन चुके हैं। मोदी जी का धन्यवाद। और मोदी जी जो है देश को प्रगति पथ पर हैं। देश में करप्शन खत्म हो गया है। देश में जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो जो है सही दिशा में जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, देश में सड़कें बन रही हैं, देश में नदी तालाब बन रहे हैं, देश में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर गांव, हर शहर जो है वो सड़क से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके के जब डेवलपमेंट मॉडल दिखाए गए, बड़े बड़े सपने बनो के, और फिर दिखाया जाए कि वो स्ट्रीम चल रही है रिवर पे, और फिर पटेल साहब का एक बड़ा, सरदार पटेल का एक बड़ा वो स्थापित किया गया, एक पुतला खड़ा किया गया जी, हाँ जी, स्टैचू खड़ा किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सब चीजें जी, स्टैचू ऑफ उनके गुजरात में खड़ा किया गया। तो ये जब चीजें एक ये दिखाने की कोशिश करती हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि देश में पैसा हम लोग बोरो करते हैं। हमारा लोन जो है 56 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था 157 लाख करोड़ पे है। 2004 में हमारी अर्थव्यवस्था 50 लाख करोड़ पे थी। वो हमारी 2004 से 2008 में डबल होके 100 लाख करोड़ हो गई। 2008 से 14 वो 200 लाख करोड़ हो गई। जब यूपीए 2 की सरकार गई उस टाइम 204 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी जी। अब 204 लाख की अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में अब जाके 357 लाख करोड़ पे पहुंची है।
हालांकि अगर 204 लाख करोड़ का अगर आप डबल का भी 5 साल का मान के चलें तो हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम जो है 8 लाख करोड़ पे होनी चाहिए थी, ठीक है, 800 लाख करोड़ पे होनी चाहिए थी, तो वो 350 लाख करोड़ पे क्यों है सिर्फ? तो इसका सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं कि भाई कोरोना आ गया, हमारा ग्रोथ रेट नहीं था, पर आने वाले समय में हमारा जीडीपी 7.5% पे ग्रोथ करेगा। अब जो आप इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, अदानी के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, किसी में सीजीओआर जिसको कहते हैं कि उनकी रेट ऑफ रिटर्न जो है 3-3.25% से ऊपर नहीं, पर वो पैसा बोरो करते हैं। एसबीआई बैंक के चेयरमैन साहब मीटिंग में बैठते हैं जब ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन लेने जाते हैं, $1 बिलियन की उनको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि ये $1 बिलियन की आपको क्लीन क्रेडिट है, आपको जो सौदा करना है करिए। इस तरीके की बेनिफिट्स जब कुछ लोगों को मिलती है कि उनको क्लियर क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, उनका इतना मार्जिन नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है, इतनी टर्नओवर नहीं है कि उनको इतने पैसे लोन दिए जाएं, पर उनको देश के सारे एयरपोर्ट दे दिए जाते हैं, उनको मुंद्रा पोर्ट दिया जाता है, उसके बाद 13 पोर्ट्स और दे दिए जाते हैं, वो इजराइल में जाके हाइफा पोर्ट ले लेते हैं, फिर वो पैराडीप पोर्ट उड़ीसा में ले लेते हैं, फिर वो श्रीलंका जाके श्रीलंका से बिजली का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, सबसे महंगी बिजली बेच देते हैं वहां पे। बांग्ला मतलब वेस्ट बंगाल में बिजली बनाई जाएगी और बांग्लादेश में महंगी बेची जाएगी, श्रीलंका में और भी महंगी बेची जाएगी। तो इस तरीके के जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचता है तो ये समझ में आ जाता है कि ये रोजी रोटी गरीब की छीनी जा रही। तो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पिरामिड जो महात्मा गांधी जी कहते थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे और कहते थे कि गांव की ओर देखो और गांव से ही देश विकास करेगा, तो गांव के तो इन्होंने सब चीजें बंद कर दी हैं। आज भी आपने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरीके से 2 किसानों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बिठा दी गई कि ये जमीनें किसकी, जबकि बेचारों के अकाउंट में सिर्फ 400 रुपया पड़ा हुआ। तो इस तरीके से जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ, जो सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ किया जाएगा तो क्या होगा। आपके चंडीगढ़ की खबर बता दो, इंडियन एक्सप्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट को हाई कोर्ट से आज रिलीफ मिला कल, क्योंकि उसके ऊपर भी इंक्वायरी बिठा दी गई। अब भाई पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है, पब्लिक स्पेंडिंग में जो भी अगर उसमें गलत हो रहा है तो हमारा तो काम है ये सब बताना, आप लोगों का काम है। जर्नलिस्ट जो है, विस्ल ब्लोअर्स जो हैं, वो जो सरकारी नीतियां हैं जिनमें कुछ लोग बैठ के करप्शन कर रहे हैं, उनको एक्सपोज नहीं करेंगे तो क्लियर कैसे होगा। तो अब ये सरकार क्या कर रही है कि जो सरकारी तंत्र में काम कर रहा है, चाहे वो करप्ट है, चाहे वो नहीं है, चाहे उसने कोई क्राइम किया है नहीं किया, अगर वो सरकार में तो वो व्हाइट वॉश है, वो उसको बड़ी सी वॉशिंग मशीन में धुला के साफ कर दिया जाता है। सरकार के खिलाफ जो खड़ा है वो करप्ट है। तो ये जो नरेशन चल रहा है कि जो हमारे साथ नहीं है वो करप्ट है, जो हमारे साथ है वो बिल्कुल पाक साफ है, दूध से धुला है, इस वजह से लोग जो है थोड़ा अब ये लोगों में चीजें बढ़ रही हैं, लोगों में ज्ञान बढ़ रहा है, लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये आने वाले समय में देश को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसमें काफी लोग जुड़े और ऑपोजिशन में भी अब काफी गहमा गहमी है। और ये मान लिया जाना चाहिए कि आगामी इलेक्शन में राम के नाम पर तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, पर अगर सुशासन के नाम पर इलेक्शन जीत सकते तो अभी तक काफी कुछ हो चुका होता। पर अब लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, और जो जीडीपी का आंकड़ा और देश की इकोनॉमी का बताया जा रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट मॉडल पे हैं, ये डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 80% जनता जो है इस मॉडल से बाहर है। 80% जब जनता बाहर होगी तो वो 80-20 जो कहते हैं कि 80% हमारे साथ हैं और 20% ऑपोजिशन के साथ हैं, तो आने वाले समय में यही 80% बीजेपी को वोट नहीं करेगी, तो बीजेपी की मोदी सरकार जो है वो बाहर हो जाएगी गवर्नमेंट से। जिस चीज़ को मैंने आपके सामने रखा था कि ऐसा तो नहीं है कि धर्म की भावनाओं में बहकर जो है हम सारी जो गलतियां हैं वो भूल बैठेंगे, और इसी कोशिश में जो कांग्रेस है अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है, जो कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यूपी में जो है एक लंबा सफ़र तय करने की बात हो रही है पार्टी की तरफ से। आपको यूपी से ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई भी जो दल है, कोई भी पार्टी जो है वो इसको नज़रअंदाज करके अपनी राजनीतिक जो भविष्य का है उसकी रणनीति नहीं तैयार कर सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या हम उम्मीद करें कि जो गलतियां सरकार लगातार, बीजेपी लगातार कर रही है, उसके प्रति लोगों को और जागरूक कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को लीड अखिलेश यादव करेंगे। आपने देखा 22 के स्टेट इलेक्शंस में अखिलेश यादव के पास 29% वोट यादव और मुस्लिम का आया था।
जी। अब चूंकि और वंचित समाज के लोग हैं, यादव भी ओबीसीज में आते हैं, तो ईबीसीज तो वहाँ के एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये अब देख रहे हैं कि कौन ऐसा विकल्प पैदा हो सकता है जो मोदी सरकार को चुनौती दे सके। तो इंडिया अलायंस को अगर आप लें 255 सीटों पर, तो वो अच्छी टक्कर देगा, जो उन्होंने आइडेंटिफाई की कि हम 255 सीटों पर लड़ेंगे। उसके अलावा तो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में उनका मॉडल अगर आम आदमी पार्टी के साथ सेटिंग बैठ जाती है, तो पंजाब में मुझे लगता है 4-3 या 5-2 का कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पास रहेंगी और 3 आम आदमी पार्टी के पास रहेंगी, या 5-2, क्योंकि 8 एमपीज ऑलरेडी जो हैं वो उनके पंजाब में कांग्रेस के रहे हैं पिछले 2019 के इलेक्शन। हरियाणा में 10 सीटें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस अब इतनी नहीं है, तो 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस लड़ना चाहेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि वो 65 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करना चाहेंगे, और 15 सीटें वो कांग्रेस, आपके जयंत के राष्ट्रीय लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टीज में सीपीआई या सीपीएम एक आधी सीट उनको देने के लिए वो तैयार हैं। तो अब सीटों का अरेंजमेंट कैसे होगा, विनेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है सर्वेस के अकॉर्डिंगली, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बात तो कांग्रेस पार्टी के अपने परसों एक मीटिंग हुई थी प्रदेश सचिवों के साथ और अध्यक्षों के साथ, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 250 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और बाकी 75 सीटों पर उन्होंने अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दिया कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर लड़ने कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलायंस इन प्लेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी 16-16 सीटों पर लड़ रहे, जैसे पिछली बार लड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा में वो 2 सीटों पर खुद लड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीटों पर वो खुद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 1:1 की लड़ाई है। गुजरात में क्योंकि आम आदमी पार्टी को 13% वोट पड़ा था पिछले असेंबली इलेक्शन में, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नेगोशिएट करके कुछ सीट ले। अगर ऐसा हो जाता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में भी, जिसको पिछली बार क्लीन स्वीप हुई थी बीजेपी की 26 की 26 सीटों की, उस पर टक्कर दे सकती है। तो ऑल इन ऑल अगर आप नॉर्थ और साउथ का डिवाइड भी देखें, तो साउथ में जैसे पिछले इलेक्शन में बीजेपी के पास 15 से 20 सीटें थी, इस बार 20 से 30 सीटें भी नहीं आएंगी उनकी। और जहां तक नॉर्थ का सवाल है, नॉर्थ में मेरा मानना यह है कि अगर ये 180 सीटों पर रुक गई बीजेपी की फिगर, तो ये 200 पार नहीं कर पाएंगे। और जो की स्टेट्स हैं जहां पे इनके अलायंस इन प्लेस हैं, जो अभी खुल के सामने नहीं आए हैं, वो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगन रेड्डी हैं, जिनके पास 33 सीटें थी, उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, और बीआरएस के आपके चंद्रशेखर राव हैं। तो ये 3 स्टेट्स में 56 सीटें इनके सहयोगी दलों की थी, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से 303 का आंकड़ा पार किए थे। वो 56 सीटें बहुत क्रिटिकल हैं। अगर मान लीजिए 250 का आंकड़ा इंडिया अलायंस पार कर जाती है, तो ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जो लार्जेस्ट पार्टी रहती है सेंटर लोकसभा इलेक्शन में, उसकी तरफ सपोर्ट इनका ज्यादा रहता है, क्योंकि वो स्टेट लेवल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टी है। उनका फोकस ये रहता है कि हमारा जो जीएसटी का शेयर है, जो हमारा डेवलपमेंट फंड है, वो नहीं रुकना चाहिए। और यही बात ममता के साथ, ममता इंडिया अलायंस में ऑलरेडी हैं, तो वो वेस्ट बंगाल से लीड करेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना, ये 3 पार्टियों के जो सीटें जीत के आएंगे, वो एक बूस्टर का काम करेंगी मेजॉरिटी दिलाने में। अगर 250 का पार आंकड़ा इंडिया अलायंस करती है, तो मुझे लगता है ये तीनों पार्टियां, क्षेत्रीय दल जो हैं, वो इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आ जाएंगे। और अगर बीजेपी 250 का आंकड़ा पहले पार करती है, तो ये तीनों क्षेत्रीय दल जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो आपने बहुत ही स्पष्टता से सीटों को लेकर भी जो क्लैरिटी है वो रख दी है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी समझ है राजनीति की, खास करके भारत की राजनीति की, लोकसभा की बात करूं, और जो ट्रेंड हमने देखा है 2014 में, 2019 में, किसी न किसी बड़े मुद्दे पर एक नैरेशन की जरूरत होती है, एक भावनाओं में जो है जनता बहती हुई नजर आती है। चाहे पुलवामा के वक्त हमने देखा, उसके पहले जो है महंगाई का मुद्दा था, या फिर जो नौकरियों की भी जो भी बात थी, इस तरह की बात थी। तो इस वक्त भी क्या ऐसे किसी बड़े नरेशन की ज़रूरत है, और विपक्ष उसको अभी तक गढ़ नहीं पाया है? एक स्टेटमेंट आज मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि लक्षद्वीप बीच पर घूमते हुए तो प्रधानमंत्री नज़र आते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? यही बातें जनता को प्रभावित, या जनता को उतनी जो है इमोशनल क्यों नहीं कर पा रही है?
देखिए, जनता तो चुप है ही है। महिलाओं की सुरक्षा का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। आपने हाथरस में देखा, हम्म। आपने उन्नाव में देखा, इन्हीं के लोग, इन्हीं हम्म। के मिनिस्टर, इन्हीं के एमएलए उसमें लिप्त पाए गए और बहुत सब मीडिया का उसमें खुलासा हुआ, तब जाके उनको सजा हुई। नहीं तो सेंगर को, कुलदीप सेंगर को क्या जान रहे हैं, मुझे जाते ही नहीं। आज भी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो हंस के कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो महिलाओं का सुरक्षा एक बहुत बड़ा मामला है। हम्म। और इसमें इंडिया अलायंस में खासकर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा डेंट भी मारा है इनकी सीटों पर। ऐसा नहीं है 40-42% वोट लेके अगर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी रही है, ये जो भी स्टेट के इलेक्शंस खत्म हुए हैं, तो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स। अगर इंडिया अलायंस का अगर मर्यादा रख के अगर कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों को, जैसे भारत ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में अगर साथ जोड़ लिया होता, जिन्होंने 3 सीटें जीती और 8 पे कांग्रेस को टक्कर दी, या जीजीपी और बीएसपी के साथ टाई अप कर लिया होता, तो मुझे ऐसा लगता है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर मायावती, अखिलेश और जयंत चौधरी एक मंच पे आ जाएंगे तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी उत्तर प्रदेश में भी। तो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है, ये दो मुआ सांप है। तो जिस दिन आप अगर उसके सामने आएंगे तो वो आपको दोनों तरफ से काट लेगा, डस लेगा। और जब तक आप उसकी शेर की सवारी करते रहेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन आप उसके सामने आएंगे उस दिन आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक ध्रुवीकरण जो है, दो मुहैया तलवार है। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है और फायदा भी दे सकती है। 10 साल में इनको फायदा तो मिल गया, तो अब क्या उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, और ऑपोजिशन उसको कैसे भुनाती है, क्या नरेशन करती है, और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ किस तरीके से एक ज्वाइंट फॉर्मिडेबल फोर्स बना के चलती है कि पब्लिक को ये समझ में आ जाए कि वाकई ये लोग टक्कर दे रहे हैं। और अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो जो त्रुटियां हैं इस सरकार की वो खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन अपना नरेशन ठीक से बनाए और इंडिया अलायंस की मर्यादा में साथ रख के चले तो बीजेपी को एक बहुत फॉर्मिडेबल कंपटीशन दे सकती है, ऐसा मेरा मानना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय भी समाप्त हो गया है और आपने इतनी फ्लुएंसी के साथ इन सभी बातों को, तथ्यों के साथ रखा है कि इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी इस एपिसोड के ज़रिए हमने जो कोशिश की है कि भारतीय समाज में राजनीति जो रोल निभा रही है, उस राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। और इस परिवर्तन को तभी इसकी अपेक्षा की जा सकती है जब जनता जागरूक होगी अपने अधिकारों को लेकर। और अपने अधिकार तभी संरक्षित रहते हैं जब एक दलिया नहीं बल्कि अलग अलग, जिस तरह की भारत की संरचना है, विविधता में एकता, ऐसी संरचना दोबारा से मजबूती के साथ स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप हमें अपना फीडबैक अवश्य भेजिए। नमस्कार।